बच्चों, अब हम पाठ 7 मौर्यकालीन भारत का दूसरा मुद्दा मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो चित्र है ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। मगध के जो नंद राजा थे घनानंद, वो काफ़ी अत्याचारी अन्यायी था, जिससे जो जनता थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी। उसको घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व लगभग 325 में मगध पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। उसने अवंती और सौराष्ट्र को जीतकर अपने साम्राज्य को विस्तारित करना प्रारंभ किया। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि सिकंदर जब ईरान के लिए वापस जाने लगा तो उसने सत्रपों की नियुक्ति की थी। अधिकारी जो नियुक्त किए गए उनको सत्रप कहा गया। तो सिकंदर द्वारा जो नियुक्त सत्रप थे उनके बीच जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसके बाद में सत्रपों के मध्य भी परस्पर युद्ध हुए। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह बेबीलोन का राजा बन बैठा था। जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वह बेबीलोन का राजा बन गया। उसने पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने से अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, हेरात प्रदेश जो हैं वो मौर्य साम्राज्य में मिला दिए गए। क्या तुम जानते हो, जैसा आप देख पा रहे हैं, संस्कृत नाटककार विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा है। इस नाटक में घनानंद का संहार कर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की, इस कथानक को उसने बताया है। इस कथानक में आचार्य चाणक्य जो हैं उनका नाम जो है कौटिल्य भी था, उसके योगदान को भी बताया है। मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह चुका था। उसने इंडिका ग्रंथ लिखा। उसमें उसने तत्कालीन मौर्यकालीन भारत कैसा था उसके बारे में उसने वर्णन किया है। गुजरात में जूनागढ़ के समीप सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन नामक बांध का निर्माण करवाया था और इस उल्लेख का शिलालेख भी पाया जाता है। क्या तुम जानते हो, जैन परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का स्वीकार किया था। जीवन के अंतिम समय में उसने राज्य पद का त्याग किया। अपना शेष जीवन उसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोल में बिताया। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य पद का त्याग किया, उसके बाद बिंबुसार उसका बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंबुसार मगध का राजा बना। जब बिंबुसार मगध का राजा बना, उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका बेटा अशोक जो है उसका साम्राज्य स्थापित हुआ। तो सम्राट अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का बेटा था। अब हम सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक को चक्रवर्ती भी माना जाता है क्योंकि उसने मौर्य साम्राज्य जो है भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में स्थापित कर लिया था। सम्राट अशोक जो है राजा बनने से पहले वह राज्यपाल भी रहा था। वो तक्षशिला और उज्जैनी का
राज्यपाल था। राज्यपाल के रूप में भी उसने जो भी आक्रमण हुए, विद्रोह हुआ, उनको सफलतापूर्वक दबाया था। मगध का सम्राट पद प्राप्त करने के पश्चात उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग राज्य का प्रदेश जो है वर्तमान समय में उड़ीसा राज्य में है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ये जो कलिंग विजय है उसके पश्चात सम्राट अशोक जो है वो अहिंसा में विश्वास रखने लगा। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान तथा उत्तर दिशा में नेपाल से दक्षिण दिशा में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक, पूर्व दिशा में बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, जितना भी आपको डार्क दिख रहा है ग्रे कलर में, स्लेटी कलर में, ये पूरा भारत जो है वो अशोक के नियंत्रण में था। मतलब पूरे क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य जो है स्थापित हो चुका था। पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और उत्तर दिशा में नेपाल, दक्षिण दिशा में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, पूर्व दिशा में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है उसमें जब रक्तपात हुआ, उसको सम्राट अशोक ने देखा तो उसने यह निश्चय किया कि कभी भी वह युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि जो रण क्षेत्र था उसको उसने देखा था तो उसमें जो लोग, काफ़ी लोग हैं वो निर्दोष मारे गए थे। कभी भी युद्ध होता है तो उसमें जो भी सैनिक रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मारे जाते हैं, साथ ही साथ जान से जाते हैं, साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी नुकसान जो है होता है। उसकी दृष्टि से सत्य, अहिंसा, दूसरे के प्रति दया और क्षमावृत्ति जैसे गुण जो है महत्वपूर्ण हो गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उसने कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ उकेरवाए। ये जो लेख थे वो सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखे जाने का मुख्य कारण ये था कि उस समय ब्राह्मी लिपि जो है प्रचलित थी, जनता जो है उस लिपि को आसानी से समझ सकती थी। इन लेखों में उसने स्वयं का उल्लेख देवानम पियो पियदसी, ईश्वर का प्रियदर्शी, इस रूप में किया है। राज्याभिषेक होने के 8 साल के बाद उसने कलिंग पर विजय की और वहाँ का जो संहार हुआ उसको देखा तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ, ऐसा लेखन में मिलता है। सम्राट अशोक के दिल्ली टोपड़ा के एक लेख में चमगादड़, बंदर, गैंडा आदि का शिकार न करे, जंगल में आग न लगाए जैसे कठोर प्रतिबंध लिख कर रखे हुए थे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि मनुष्य को तो नुकसान नहीं पहुँचाना है, साथ ही साथ जो जानवर हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए। आग लगाते हैं तो वहाँ पे जंगल जो है, अगर आग लगाया गया तो वहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं कहाँ जाएंगे। ऐसे स्थिति में हम लोग देख पाते हैं कि कई बार हाथी जो है रोड पे घूमता है, शेर वगैरह जो हैं, जो खूंखार जानवर है वो मानवीय बस्ती में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जंगल है उनके रहने का जो स्थान है वो उसको ख़त्म किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो जानवर जो हैं वो मानवीय बस्ती में आ जाते हैं। तो जंगल वगैरह को आग न लगाना, शिकार न करना, अहिंसा जैसी दृष्टि जो है सम्राट अशोक में आ गई थी।